दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं शीतल जी के साथ हूँ। आप लगातार उनको फेसबुक पर और ट्विटर पर फॉलो कर रहे होंगे। ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के विषय में जितनी ऑथेंटिक जानकारी उनके फेसबुक पेज पर मिलती है, मुझे लगता है और दीगर पत्रकारों के यहाँ नहीं मिलती। और बाकी तो गोदी मीडिया पर अगर आप चले जाएं तब तो फिर भगवान ही मालिक है आपका। वहां तो कुंडली ईरान की खोजी जा रही है कि युद्ध का कारण अमेरिका और इजराइल नहीं है, कुंडली में ही दोष था ईरान के। तो क्या करता अमेरिका, उसको करना पड़ा। तो खैर, बाकी और जो हिंद महासागर से लेकर के और ईरान में जो अभी घटित हो रहा है, बहुत हल्के ही अंदाज में मैं शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन शीतल जी पूरी गंभीरता के साथ इन मुद्दों पर आएंगे। तो वो गोदी मीडिया वाला भी प्रसंग हम लेंगे लास्ट में। लेकिन सर, सबसे पहले कि अभी जो 6 दिन हो चुके हैं, 6 दिन में आपको क्या लग रहा है कि ईरान पूरे तरीके से जवाब दे पा रहा है? लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो सवाल है वो है अमानवीयता, लोगों की हत्या का। इस सवाल पर, और चूंकि मैं आपको आपसे जब बात करता हूं तो इन मुद्दों पर ही फोकस्ड रहता हूं, क्योंकि सबसे जरूरी जो चीज है वो है मानवीयता, करुणा, अहिंसा। तो इसमें जो नुकसान हो रहा है, भौतिक नुकसान तो हम छोड़ते हैं कि तेल का दाम क्या होगा और इसका क्या होगा। हालांकि तेल के दाम का भी असर इस देश के गरीब लोगों पर पड़ेगा, मिडिल क्लास पर पड़ेगा। ये जो अमानवीयता का जो तांडव आप देख रहे हैं, उसके विषय में पहली टिप्पणी में चाहता हूं आपकी कि 6 दिनों में जो हुआ, जो हम सब देख पा रहे हैं, वो कितना खतरनाक है और किस तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं इसको म्यूनिख में अमेरिकी प्रशासन के एक बहुत प्रमुख व्यक्ति के भाषण से लेना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले हुआ था म्यूनिख में, और उसमें उन्होंने इस युद्ध से पहले उस भाषण में उन्होंने जो जिक्र किया वो दुनिया को समझना चाहिए, कम से कम उन देशों को जो व्हाइट सुप्रीमेसी के अतीत में शिकार रहे हैं। वैसे तो सारी दुनिया रही है, एक्चुअली किसी के लिए बचने का कोई वे आउट नहीं था, और जिसको पुनर्स्थापित करने की इच्छा उस भाषण में हमने सुनी थी, जो अमेरिकी प्रशासन के सबसे प्रमुख स्तंभों में से एक ने दिया। उनका कहना था कि 1945-46 में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो साम्राज्यवाद था, जो व्हाइट सुप्रीमेसी पर आधारित था, यूरोपीय देशों का दुनिया भर में कब्जा था, उन्होंने दुनिया बांट रखी थी, दुनिया उनकी कॉलोनी थी। जो कथित तौर पर आजाद भी थे वो भी उनके शोषण के दूसरी तरहों से शिकार थे, और उस तरह से उसी दुनिया के बंटवारे के लिए उनमें युद्ध हुआ था। वो उसके दोनों युद्ध उसी लिए हुए थे, नए बंटवारे की कोशिश आपस में। ये उनके बीच का युद्ध था जिसमें सारी दुनिया को उन्होंने इस्तेमाल किया था, उसके संसाधनों को, उसके लोगों को, उनके जीवन को, उनके साथ सब चीजों को। उसके बाद उन्होंने ही एक समझौता किया, चूंकि सोवियत संघ नाम की एक चीज 1917 में पैदा हो गई थी, और उस युद्ध में उसकी एक बहुत प्रभावशाली भूमिका रही, फांसीवाद को हराने में भी, और युद्ध में ये यूरोप के, पश्चिमी यूरोप के देशों की सेनाओं से पहले बर्लिन फतह कर लेने की, उसकी वजह से एक समझौता सा हुआ था नए बंटवारे। अब का जो दौर है उसमें अमेरिका अब उस समझौते को तोड़कर पुनः नए सिरे से दुनिया के संसाधनों का, दुनिया की आबादियों का और दुनिया के नियंत्रण का नया सीमांकन करना चाहता है। इसमें उसके लिए, जैसे उस समय सोवियत संघ अड़चन था, इस समय उसके लिए चीन अड़चन है। चीन के विकास ने उसको वहां खड़ा कर दिया है कि उसे उस तरह से झुकाया नहीं जा सकता जिस तरह से वो झुकाना दुनिया को चाहते हैं। इसलिए चीन उनके निशाने पर है। तो चीन को निशाने पर लेने के लिए वो
चीन की सफलताओं के जो माध्यम है उनको क्रिपल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लैटिन अमेरिका में रहा है, दक्षिणी अमेरिका में, वेनेजुएला वगैरह सारे में, ब्राजील, सब जगह उसका बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट रहा है। और उन देशों से उसके रिश्ते व्यापारिक वैसे सारी दुनिया से बहुत बेहतर हो गए हैं, लेकिन उन देशों में बहुत गंभीर थे। तो सबसे पहले वेनेजुएला में काम किया गया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप किया गया, अंगरक्षकों को मारा गया और उस देश को लगभग घुटनों पर ला दिया गया। और वहाँ की जो सरकार है उसको मजबूर किया गया कि उसके तेल के आधार पर नियंत्रण अब अमेरिका का हो गया है। वेनेजुएला चीन का भी एक बड़ा सप्लायर रहा है। इसके बाद उन्होंने देखा कि ईरान इस समय उसकी 90% इकोनॉमी जो है चीन पर आधारित है, तेल बेच के चीन को, तो ईरान निशाने पर है। इसी तरह से जहां जहां, चूंकि चीन जो है अभी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए, हालांकि वो बहुत तेजी से विकास कर रहा है और विकल्पों पर काम कर रहा है, लेकिन अभी ये संभव नहीं है इतने, चूंकि वो औद्योगिक महाशक्ति में बदल गया है, दुनिया का 60% से ज्यादा उत्पादन करता है, तो उसको एनर्जी जरूरतें उसकी बहुत बड़ी है। मतलब पूरे पश्चिम की जितनी है उससे भी बड़ी अकेले चीन की है, और इसको वो बहुत जगहों से पूरा करता है, जिसमें 20% के आसपास तो रूस से वो पूरा कर लेता है, लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा वो वेनेजुएला, ईरान वगैरह से करता था। तो वेनेजुएला के बाद अब ईरान पर नंबर है, और इसके बाद और जो स्रोत होंगे जो ये सब हैं, ये तो चूंकि खाड़ी के जो देश हैं वो अमेरिकी नियंत्रण में ही रहते हैं, वहाँ सब जगह सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के, और उनकी नीति, उनका पैसा, उनके शासक सब अमेरिका पर निर्भर रहते हैं। इसलिए उसे ये रहता है कि उनको तो जब चाहेगा तब मरोड़ सकता है। तो चीन को इससे वो कठिनाइयों में डालना चाहता है। चीन का जो विकास क्रम है उसको वो न सिर्फ स्लो करना चाहता है बल्कि रोक के वापस करना चाहता है, क्योंकि जिस गति से चीन बढ़ रहा था, अगर वो ये स्थिति 8-10 साल और रहती तो दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था होने का जो अमेरिकन दावा है वो कमजोर हो जाता, जो कमजोर लगातार हो रहा था। और बहुत सारे क्षेत्रों में जिसमें उसको बढ़त है उसमें भी बढ़त रह पाती कि न रह पाती, ये एक शंका का सवाल था। इसलिए दुनिया की ये नए बंटवारे की लड़ाइयां हैं। इसमें चीन और रूस एक साथ है। उन्होंने एक ब्रिक्स बनाने की कोशिश की थी जिसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, भारत और इसके अलावा बहुत सारे अन्य देश जो उसमें जुड़ रहे थे, ईरान वगैरह, एक समानांतर आर्थिक प्रकल्प जिसमें डॉलर की प्रभुता खत्म हो जाती, ये सब प्रयास चल रहा है। तो इसको सबको अमेरिका रोकना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे तो साथ बैठा के ब्रिक्स के बारे में उनके मुंह पे ही बहुत भला बुरा कहा था। और चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका के सामने जिस तरह नतमस्तक हैं, वो आज जो अमेरिकन गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं उनके बयान में, वो भी मैंने फेसबुक पर डाला है और सब जगह है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। स्टेट सेक्रेटरी जो है उन्होंने तो साफ कहा है कि उन्होंने भारत को 30 दिन की परमिशन दी है रूस से तेल खरीदने की, इस समय चूंकि संकट है। यानी भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए, और हमारे फैसले अब हम नहीं करते, हमारे फैसले अमेरिका कर रहा है। तो हमने जो 47 में आजादी पाई थी, हम एक स्वयंभू देश थे। आज की सबसे बड़ी एक दरअसल बात यही है, आपके कार्यक्रम में मैं इसको कह रहा हूं और मैंने फेसबुक पर भी लिखा है, और सभी को ये देखना चाहिए कि क्या हम फिर से हमने गुलामी के लिए अमेरिका के दरवाजे पे दस्तखत कर दिए हैं। मोदी जी के समय में लगता है कि हमने कर दिए हैं, चूंकि अमेरिका तय कर रहा है कि हम पाकिस्तान से युद्ध कब रोक दें। अमेरिका तय कर रहा है कि अमेरिका ने तय किया हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका ने तय किया हमने चाबहार पे जो इन्वेस्टमेंट किया था वो सब छोड़ के हम वापस चले आए। अमेरिका ने तय किया कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हमने तेल खरीदना बंद कर दिया था। अब अमेरिका ने परमिशन दी है तो हम फिर रूस से तेल खरीदने जा रहे हैं। तो हमने गुलामी के एक अंश को तो स्वीकार कर लिया लगता है। अब इसकी क्या वजह है वो एक अलग विषय है, उस पर हम जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी सीमित इस पे चलते हैं। तो ईरान पर जो ये हमला है, ये इस बड़े नए सिरे से दुनिया के बंटवारे की और चीन को रोकने की कोशिश और करते हुए अमेरिका के नेतृत्व में हम देख रहे हैं।
सिर्फ इसमें एक सुखद संयोग कह सकते हैं या थोड़ा सा ग्रीन शूट ये है कि अमेरिका के इस रवैये से यूरोप के बहुत सारे देश इस बार पूरी तरह सहमत नहीं है। आंशिक तो कई हैं दाएं बाएं से, लेकिन पूरी तरह सहमत नहीं है। यहां तक कि ब्रिटेन, जो एंग्लो सैक्सन रेस का एक केंद्र है और जो अमेरिका के बनने में जिसकी एक इस रेस की भूमिका है, और उनके और अमेरिका के रिश्ते इसके पहले के पिछले 47 के बाद के जितने भी युद्ध दुनिया में हुए हैं उसमें वो सब एक नत्थी होते थे। इस बार उन्होंने भी मना किया। यानी जनता जो यूरोप की है, जो पिछले 50-60 सालों में, 47 के बाद ही 50-25-75 सालों में, 75-78 सालों में जो दुनिया में जो मानवीय मूल्यों पर जो बहस चली, जिस तरह के लोकतांत्रिक समाजों का निर्माण हुआ, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नियामक बने, उस लिहाज से उनकी आबादी उससे मतलब उसमें पली बढ़ी है और उस सोच से प्रभावित है। तो उन देशों के शासकों के लिए संभव नहीं है कि वो एकाएक अमेरिका जैसा नया रुख अख्तियार कर ले जो ट्रंप प्रशासन चाहता है। इसलिए उनके यहां से प्रतिरोध हुआ और स्पेन जैसे बहुत छोटे से देशों ने तो सीधे मुंह पे अमेरिका को मना कर दिया और इसकी उनको कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका ने उनसे सारा व्यापार तोड़ लिया, क्योंकि इस समय का जो ट्रंप प्रशासन है ना नहीं सुनना चाहता किसी से, ये सबसे सिर्फ हाँ सुनना चाहता है और तुरंत फैसले कर रहा है। और मतलब इसके पहले बातचीत हर चीज पे होती थी, इसने संवाद को खत्म कर दिया। दुर्भाग्य यह है कि अमेरिका में अभी जो शासन है उसमें उनकी संसद का भी अभी जो परसों वोट हुआ, कल परसों में, उसमें वो फिर इस युद्ध के पक्ष में वोट हो गया। तो यानी वो अभी ऐसी चीजें जो कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर पाने के अधिकार अभी उनके पास हैं। तो ये चीजें दुनिया को कितना नुकसान करेंगी पता नहीं। फिलहाल युद्ध पर लौटते हैं। तो जो मौजूदा युद्ध चल रहा है, जो इजराइल के लिए कहने के लिए इजराइल के लिए अमेरिका आया है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि अमेरिका की पूरी दुनिया के बारे में इस समय एक दूसरा नजरिया है। वो नए सिरे से चीजों को बांटना चाहता है। इजराइल के लक्ष्य भी है ईरान के लिहाज से, अपनी सुरक्षा के नाम पर वो ये सब करता है। एक्चुअली वो वहां का दादा, मिडिल ईस्ट का दादा बना हुआ है अमेरिका की शह पर, और वो किसी को सिर उठाते हुए बर्दाश्त नहीं करता। उसने इराक को तहस नहस करवाया, सद्दाम हुसैन को मरवाया, उसने कर्नल गद्दाफी को मरवाया लीबिया में, उसने सीरिया में असद को हटवाया, और अब वो ईरान में वही सब करना चाहता है। बाकी गल्फ कंट्रीज मैंने बता ही दिया कि वो सब तो ऑलरेडी सरेंडर्ड है। तो इसके बाद तुर्की का नंबर है और ये सब बातें आने लगी है। ये जब ईरान का काम खत्म होगा, जब वो ईरान को एक इराक की तरह एक अराजक स्थिति में छोड़ देंगे, जहां लीडरशिप वो मार ही चुके हैं काफी हद तक, जो बचेगी मारेंगे उसको, और एक अराजक देश में जिसमें आतंक और सब चीजों का बोलबाला होगा, और वो उसका बहाना भी उनको बन जाएगा कि देखो ये आतंकवादी हैं, जबकि वो एक्चुअली उन पर आपने इतना जुल्म ढाया होगा कि उसकी प्रतिक्रियाएं होंगी ही होंगी। एक छोटी सी जगह फिलिस्तीन है जिसमें 1 करोड़ भी आबादी नहीं है, जब वो आप इतने समर्थ हैं और आपसे लड़ रही है, अभी उनके 70-80 हजार लोग आपने मार दिए, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया है, और आपने सारी लीडरशिप हमास वगैरह की मार दी, लेकिन इसके बावजूद लड़ाई जारी है। अभी इस वक्त भी हिजबुल्लाह जो है से इजराइल की सीमा पर इजराइल से लड़ने की कोशिश करता हुआ मिल रहा है। हुतीज ने सऊदी अरब पर हमला किया था। तो जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स, जो इस हेजमनी से लड़ने की कोशिश करते हैं और जिनको भारत जैसे देश का मीडिया अमेरिकी आवाज, अमेरिकी जबान में या इजरायली जबान में आलोचना का शिकार बेवजह बनाता है, जिसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चूंकि हमने अपने आप को सब सर्विएंट बना लिया, अमेरिका के गुलामों में हमने अपने आप को डाल लिया है, अब हम उसकी परमिशन से चल रहे हैं, तो हम उसकी परमिशन से अपने विचार भी तय कर रहे हैं, अपना प्रचार भी तय कर रहे हैं, अपनी नीति भी तय कर रहे हैं। रातों रात हमने जो हमारी 75-78 साल की विदेश नीति थी उसको सरेंडर करके एक नई विदेश नीति अख्तियार कर ली, जिसको न संसद की स्वीकृति मिली है, न जिसको मुझे कैबिनेट की भी शंका होती है कि उसमें कोई बात हुई होगी, क्योंकि ये तो अजीब तरह का दौर वहां भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति के खोपड़ी में जो है वही पूरे देश को मानना है, वही देश है
अब तो समस्या ये है कि वही देश है, उस पर कोई आलोचना जो है देशद्रोह है, और कोई आजाद स्वर का मतलब नहीं है। तो हम आजादी गंवाते जा रहे हैं, और दुनिया में इस आजादी को जो इस पिछले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई थी, उस लहर को रोकने की कोशिश हो रही है। नए सिरे से गुलामी का नया ढांचा दुनिया के लिए उनके दिमागों में तैयार है, जिसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और भारत ने दुर्भाग्य से अपने आप को उस लीग के सिपाही के तौर पे प्रस्तुत कर दिया। ये हमारी बहुत ही इस दौर की कठिन परिस्थिति है, और बड़ी विद्रूप परिस्थिति भी है कि जो हमने सैकड़ों साल आजादी की लड़ाई लड़के, असंख्य कुर्बानियां देकर जो हमने एक अपना स्वाभिमान हासिल किया था, हम सार्वभौम बने थे, अपने लिए हम फैसले खुद करते थे, हमारा अपना संविधान है, हमारी अपनी विदेश नीति थी, हमारे अपने हित थे, ये सब हमने सरेंडर कर दिए हैं। और हम एक बिल्कुल नए दौर में इस समय 78 साल बाद अब दुनिया में प्रवेश हो रहे हैं, जिसमें गुलामी के झंडे ने हमारे आजादी के झंडे को परोक्ष रूप से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। और जनरल बख्शी ने भी इसी तरह की बात कही है कि एक दौर था जब हम यूनियन जैक के आगे झुक रहे थे। एक लंबी लड़ाई लड़ी इस देश ने, 90 साल का स्वाधीनता आंदोलन चला, तब हम आजाद हुए। जो आजादी मिली उसे गिरवी रख दे रहा है। और जनरल बख्शी वो व्यक्ति हैं जो मुझे लगता है कि पहले के 5 साल में बिल्कुल प्रो मोदी रहे, और अब वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, मोदी समर्थकों को उनकी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और आप उन तथ्यों के साथ जो बात रख रहे हैं, मैं तो ये भी सोच रहा था, टीवी चैनल जिनके वो बड़े प्रिय हाँ, विशेषज्ञ हुआ करते थे, उन सब ने उनको विड्रॉ कर लिया है। अब उनको कोई नहीं बुला रहा है। ये हमारी आजादी का हाल है कि अगर कोई अमेरिका की आलोचना करेगा, भारत की तो छोड़ ही दीजिए, वो अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं, तो उसको हमारे टीवी चैनल, आजाद देश के टीवी चैनल अब गेस्ट के रूप में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ उनको बुलाना चाहते हैं जो अमेरिका के स्वर में हाँ से हाँ मिलाएं, जो इजराइल के अपराधों के स्वर में हाँ में हाँ मिलाएं, जो उनके लिए झूठे तर्क गढ़े, जो उनके लिए भारत देश की जनता को गुलामी स्वीकार करने के तर्क बताए। और ये कितना भयावह है इस दौर में। और आपने जिस वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है, और मैं तो अभी ये सोच रहा था कि आप जिन टीवी चैनल्स पर होते हैं वहां बहुत कम समय मिलता है, और असली जो पत्रकारिता जो मैं समझता हूं कि वो है जो एजुकेट करे, लोगों को सचेत करे, शिक्षित तो करे ही, सचेत भी करे, और जो आने वाली परिस्थितियां हैं उनसे भी रूबरू कराएं। और आपका जो पूरा चिंतन है वो उन तथ्यों पर आधारित है, वो उस ज्योतिष पर तो नहीं है जहां अभी कहा जा रहा है कि साहब ईरान की कुंडली खराब थी। इसमें जो ईरान को लेकर के ही मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि ईरान में जो शहादत एक मूल्य है, क्या इतना आसान होगा इजराइल और अमेरिका के लिए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल अमेरिका जिस तरह का ताकतवर देश है, ऑब्वियस है कि जब अगला नंबर उन्होंने तय कर लिया है कि तुर्की का है, तो अमेरिका कितने समय तक संघर्ष कर सकता है ये जो इस मूल्य के साथ, शहादत के मूल्य के साथ? और ये क्या पूरे तरीके से मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर देंगे? जो वहां समृद्धि वगैरह आई थी उसको ये खत्म कर देंगे एकदम? नहीं, वो अपने हितों के लिए किसी को खत्म करने, किसी को मारने, इस सब में उनको कोई संकोच या परहेज नहीं होता। उन्होंने भारत के समुद्र की सीमा में हमारे मेहमान को, जो हथियारों से लैस भी नहीं था और जो लड़ाई में नहीं था, जो वापस अपने मुल्क जा रहा था, जो हमारे कार्यक्रम में आया था हमारे बुलावे पर, हमको पता नहीं बताए बिना या बताकर, पता नहीं, हम क्योंकि बहुत चीज़ों के प्राइवी नहीं है, हमें नहीं मालूम कि हमारी सरकार ने क्या किस लेवल पे क्या तय कर रखा है। उसको देखिए, मार गिराया उन्होंने एक जहाज को, और हमारी जबान तक नहीं निकली, हमारे देश ने उसकी निंदा तक नहीं की, क्योंकि हमने जबान अपनी गिरवी रख दी है।
हम अमेरिका के किसी गलत काम को गलत कहने की स्थिति में नहीं रहे। जनरल बख्शी यही तो कह रहे हैं कि हमारा क्या स्टैंड है इस पर। हमारे मेहमान को आपने मार गिराया, हमसे, हमारे इलाके में, हम जिसके दावा करते थे कि हम सबसे बड़ी नेवी है हिंद महासागर की, और डिस्ट्रेस कॉल हमने भी सुनी, लंका ने भी सुनी। लंका जैसा देश जो पर निर्भर है पूरी तरह से, जो भारत पर निर्भर है, जो चीन पर निर्भर है, जो अमेरिका से डरता है, वो उनको बचाने और सब काम में लगा हुआ है, अपने अस्पताल दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और बात भी कह रहा है। और भारत तो लगता है कि उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। उसने अपनी हर चीज में भूमिका अमेरिका के हाथ गिरवी रख दी है। वो गलत को गलत कहने का साहस ही खो चुका है। ये वो भारत नहीं था भाई। ये भारत था जिसमें 71 में अमेरिकी बेड़ा, 7वां बेड़ा आ रहा था पाकिस्तान की तरफ से, ब्रिटिश के नेवी आ गई थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारत उठ के खड़ा था और भारत ने उसका सामना किया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। और उस समय के नेतृत्व ने, जिसको आज रोज गाली दी जाती है, वो अपनी सार्वभौमिकता के साथ खड़ा था, अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा था, अपने फैसले खुद ले रहा था। अब तो हमने अपने फैसले सब सरेंडर कर दिए। वो जो आरोप है विपक्ष का कि सरेंडर, अब तो ये साबित होता जा रहा है रोज। आज जो अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी का ट्वीट है, उसके बाद हमारे मुंह पे कोई चीज बची है? और पश्चिम के टेलीविजन हमारे लिए क्या दिखा रहे हैं? मैं उसका जिक्र उस तरह से नहीं कर सकता। आपको बहुत सारे लोग, बच्चे भी देखते हैं टेलीविजन, लेकिन उसमें जो विशेषज्ञ स्त्री है वो हमारे बारे में क्या कह रही है? मतलब हमारी ये स्थिति हो गई है दुनिया के। हम विश्व गुरु का प्रचार कर रहे हैं अपनी आबादी में, झूठ बोल के। सच्चाई ये है कि हमने अपनी पगड़ी उतार के रख दी उनके चरणों में। नहीं, जब आप खुले तौर पर हिंदू पाकिस्तान बनाने पर चले हैं, तो ऑब्वियस है कि पाकिस्तान की जो दुर्गति रही है पिछले 50, 60, 70 साल में, कि वो तो लगातार पगड़ी ही रख करके चला है। अमेरिका के इशारे पर उसने सब कुछ किया है। अब हमारी ये दुर्गति हो गई है कि जहां बात ये हो रही थी कि 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी होने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका चाइना और उसके बाद भारत की होगी, तो भारत तो मुझे लगता है सरेंडर कर चुका है। इकोनॉमी की हालत आप देख लीजिए। इस पर एक और बात बता दूं। अभी कल ही भारत में, दिल्ली में, वो जो रायसीना डायलॉग होता है, उसमें अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा है कि भारत को हम चीन की तरह, जैसा हमने अतीत में चीन के साथ किया, वैसा नहीं करने देंगे, वैसा विकास नहीं करने देंगे। हम कंट्रोल रखेंगे, भारत को हम उस तरह से विकसित नहीं होने देंगे। मतलब वो तो बार बार उनके अधिकारी ओपन बात कह रहे हैं, कोई छुपा नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत से हमारे रिश्ते रहेंगे, लेकिन एक सीमा तक। वो सीमा किस तरह की है, जो जनरल बख्शी ने बहुत अच्छा बताया कि $1 अरब हमने एडवांस पे किया अमेरिका को इंजन के लिए, जो हम तेजस नाम का जहाज एचएएल बनाता है। और हम गिड़गिड़ाते रहे, 2 साल में उसने 2 इंजन दिए। हमें 200 इंजन लेने थे, उसका हम एडवांस दे चुके थे। बहुत हमारे गिड़गिड़ाने पे 4-5 इंजन और दिए। और सच्चाई है कि हमारा तेजस प्रोजेक्ट बैठ गया। पाकिस्तान ने चीन की मदद से अपना जहाज लड़ाकू बना लिया। हम कह सकते हैं हमारा बेहतर है, उनका घटिया होगा। उसने अपना बना लिया। पाकिस्तान जो हमारी इकोनॉमी का 1/12वां 14वां होगा। और हम महादेश विश्व गुरु निर्भर हैं कि हम पैसा भी दे दें तो हमें माल नहीं मिलना है अमेरिका से। तो ये जो परिस्थिति है, ये तो हमने क्या अंगीकार कर लिया। लेकिन यही मोदी जी नहीं थे। जी, मोदी जी आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह पर हमला करके कि साहब वो तो बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाते हैं। डॉलर के मुकाबले भारत का रेट जब गिरता है तो भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो अमेरिका के भीतर इराक युद्ध को लेकर के ये कह रहे थे कि अमेरिका की गलती है। ये कमजोर प्रधानमंत्री के ये शब्द थे, लेकिन ये कमजोर कहा गया। हाँ, कमजोर नहीं थे। सभ्य होना, सज्जन होना, झूठ न बोलना, ये कमजोरी का निशानी नहीं होता।
और झूठ बोलना और झूठा प्रचार करना, झूठे 56 इंच बताना, झूठी डिग्री चलाना, झूठ में अपने आप को विश्वगुरु घोषित कर लेना, ये बहादुरी नहीं होती। ये पकड़ा गया है, इसलिए तो अब हालत ये है कि मुंह छुपाए घूम रहे हैं, किसी चीज पर कोई बात है ही नहीं। और बाहर का छोड़िए, मणिपुर में 30 लाख की आबादी में पिछले 4-5 सालों से वो समस्या हुई है, प्रधानमंत्री उस पर भी नदारद है। वो तो किसी समस्या का सामना ही करने की हालत में नहीं है भाई। ये तो कमाल के आदमी है। ये हर समस्या से गायब हो जाने वाले व्यक्ति हैं, सिर्फ प्रशंसा के लिए उपलब्ध है। वाह वाह, ताली, उद्घाटन, रैली, जिंदाबाद, मोदी मोदी कराने के लिए है, किराए पर प्रायोजित चीजें कराते हैं। ये इवेंट है, ये इवेंट लीडर है, रियल लीडर नहीं है, इवेंट लीडर है। ये देश को इन्होंने इवेंट बना दिया है। भक्त मंडली को समझ में अभी तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी तक? देखिए, दुनिया मोदी भर जी के को तो बिहार में सरकार अपने मुख्यमंत्री बनाना था, तो यहाँ तो उन्होंने कर लिया और जय जयकार अभी होगी। अभी मेरा अनुमान है कि कम से कम 6 दिन तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं होगी, बराबर टेलीविजन पर यही होगा। दुनिया भर के दक्षिण पंथ के साथ एक ही सहूलियत रहती है, बाकी सब ठीक, कि उसके पास 20-30%, 32% का एक रेवड़ होता है, जो उसकी हर गलत बात को सही बताने के लिए जान देने को तुला रहता है। वो चाहे धार्मिक सरकार हो, चाहे तानाशाही हो, और चाहे लोकशाही में तानाशाही हो जैसी भारत में है, या साम्राज्य सरकार हो जैसे अमेरिका में, उसके लिए एक 20-30% का रेवड़ ऐसा होता है। उस रैबिड रेवड़ को आप किसी चीज पर अब वो कुतर्क करने और झगड़ा करने और हिंसा करने पर आ जाएगा अगर आप उससे संवाद करना चाहेंगे। उससे संवादहीनता रहती है समाज की, और समाज इसकी कीमत भुगतता है। अब हमारा नंबर है, हम भुगतना शुरू कर चुके हैं। अगर यही परिस्थितियां बदस्तूर जारी रहती हैं तो भारत की प्रतिष्ठा तो जितनी बची है उसके हालात कहां पहुंचे? इकोनॉमी पूरी तरीके से फिर तो अमेरिका पर निर्भर कि आप किससे तेल खरीदें, किससे नहीं खरीदें। जब ये होने लगेगा तो इसकी मार किस पर पड़नी? सिर्फ तेल नहीं, जैसा उन्होंने कहा कि आपको एक सीमा तक डेवलप करेंगे। दरअसल आप मजदूर सप्लायर रहेंगे। इजराइल में हम क्या कर रहे हैं, रूस में हम क्या कर रहे हैं, हम मजदूर सप्लाई कर रहे हैं। और वो तो इजराइल के जनरल ने वहां के टेलीविजन चैनल पे कहा ना, उन्होंने पूछा कि युद्ध के बाद हम क्या करेंगे, कहा अब तो हमारे पास बहुत सामान टेस्ट हो गए, हम ये सब बनाएंगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो फैक्ट्री नहीं। उन्होंने कहा क्या हुआ, 140 करोड़ भारतीय हमारी सेवा के लिए उपलब्ध है। तो उनका घर साफ करने के लिए, उनकी सड़कें साफ करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, उनके जैसे हमारे गरीब राज्यों के लोग हमारे अमीर राज्यों में लेबर की तरह जाते हैं ना, बात होती है बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश के इलाकों से, और वहां वो सब क्या करते हैं। देश के तौर पर हमको यही समझा जा रहा है कि हमारे पास सस्ते, गरीब, मजबूर मजदूर हैं जिनका हम शोषण करते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लेबर का काम ले सकते हैं। भारत की ये इमेज भाई लोगों ने, दुनिया में विश्वगुरु लोगों ने बनवा दी है, और ऊपर वो लोग यही समझ रहे हैं। और दूसरे, जब चीन से कभी उनकी लड़ाई होगी तो लड़ने के लिए जो सेना चाहिए होगी, जैसे आज ईरान में बूट उतारने के लिए वो कुर्द ढूंढ रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, अपने बूट नहीं उतारना चाहते क्योंकि उनके लोग मारे जाएंगे तो उनके देश में हल्ला मचेगा। तो उनको लड़ने के लिए किराए के लोग हर जगह चाहिए होते हैं। तो भारत उनके लिए चीन से लड़ने के लिए चारा है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने और इन देशों ने जर्मनी से लड़ने के लिए भारतीयों को जहाजों में भर भर के बुलाया था और लड़वाया और मरवाया। हम वही, हमें जो बिल्कुल द्वितीय विश्व युद्ध के सारे संकेत इस समय जो के त्यों हमारे सामने प्रस्तुत हो गए, हम ये हैं। और हमारे नेतृत्व ने, इस कायर नेतृत्व ने इस भूमिका को जो हमने बदल लिया था 47 के बाद और 50-51 में संविधान बना के एकदम अपने को सार्वभौम कर लिया था, इसको पुनः समर्पित कर दिया है साम्राज्य के आगे। भारत जिस तरफ बढ़ रहा था, जहां तक इकोनॉमी और रक्षा के क्षेत्र में सब जगह भारत एक अपनी हैसियत स्थापित कर चुका था, लेकिन 2014 में
जो सत्ता आई मोदी जी के हाथ में, फिर तो विश्व गुरु हम बनने लगे। और विश्व गुरु बनते बनते वो एक तमगे में मोदी जी देश को बेच करके चले आते हैं। इजराइल ने एक एक दे दिया मेडल, साहब यहाँ डंका बज रहा था। नहीं, वो इजराइल के प्रमुख अखबार ने बताया कि ये मेडल न पहले था न बाद में इसका कोई उपयोग है, ये तो इनके आने पर ही क्रिएट किया गया। ये पूरा दौरा उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया। भारत में कहाँ सूचना थी? नेतन्याहू ने पहले ट्वीट किया कि भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल आ रहे हैं, तब भारत में खबर बनी। हमारे तो अब सारे फैसले हमें बाद में पता चलते हैं, या तो इजराइल बताता है या अमेरिका बताता है। हम अपने फैसले अब कहाँ करते हैं? हमारे फैसले अब हमारे नए मालिक किया करते हैं। पहले अंग्रेज हमारे मालिक थे, अब इजराइल और अमेरिका हमारे मालिक। वो सने तारिका मुझे याद आ रही है जो कह रही थी कि 2014 में आजादी मिली। हाँ मिली है, उनको मिली उनको है, आजादी मुबारक। उनको और मिली है तमाम आजादी लोगों और को उनको मुबारक। लेकिन हम लोगों की आजादी तो जो मैंने एक्सप्लेन किया, शायद आपके दर्शकों की समझ में आ जाएगा। अब इजाजत लूंगा रविकांत जी आपसे, फिर बिल्कुल बिल्कुल अगले कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद बहुत बुलाया बहुत शुक्रिया, और हमारे बहुत शुक्रिया। हमें थैंक यू। सुना। आप और इतना